Good evening to all of you. This lecture is going to be on the topic Nociter a Socii, which is a maxim, legal maxim, जो हम interpretation में as a canon of construction इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इस मैगज़िम का मीनिंग क्या है, या ये जो नॉसिटर अ सोसाई एक लैटिन फ्रेज़ है, इसका मतलब क्या है. मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर नॉसिटर ए सोसाई को डिफ़ाइन किया गया है दैट इट इज़ अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ एन अनक्लियर और ambiguous word by considering the words with which it is associated in the context. जब हम किसी स्टैट्यूट के अंदर दिए हुए इनैक्टमेंट में किसी एक शब्द की मीनिंग पे अनक्लियर होते हैं या उसकी मीनिंग को लेकर एम्बिग्विटी होती है, तो उस सिचुएशन में हम उसके अगल बगल या उस पूरे सेंटेंस के अंदर कौन कौन से शब्द लिखे हैं उनसे हेल्प लेते हुए, उनसे कलर लेते हुए हम पता करते हैं, ये कोशिश करते हैं पता करने की कि आखिर क्वेश्चन टर्म की मीनिंग क्या होगी. किसी भी वर्ड के दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, एक उसके डिनोटेशन की वजह से और एक उसके कॉनोटेशन की वजह से. अब डिनोटेशन क्या होता है? डिनोटेशन होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड. बट व्हाट यू मीन बाय कॉनोटेशन? कॉनोटेशन का मतलब है कि वो पूरे एक सेंटेंस में जिस पोजीशन पे लिखा गया है उस पोजीशन में लिखने की वजह से उसकी क्या मीनिंग है, ये कहलाता है किसी भी शब्द का कॉनोटेशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉसिटर अ सोसाई एक लैटिन फ्रेज है जो कि एक लैटिन मैगज़िम का एक छोटा सा पार्ट है जिसका मतलब होता है नोइंग विद द एसोसिएशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो मैगज़िम है जिसका ये पार्ट है वो मैगज़िम आखिर क्या है. वो मैगज़िम है नॉसिटर एक्स सोशियो क्वी नॉन कोगाइसिटर एक्स सी. इस मैगज़िम की जो मीनिंग है वो ये है, He who cannot be known from himself may be known from his associates. जैसा कि हम लेमन लैंग्वेज में भी कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो यूजुअली हम वो किस तरह की कंपनी कीप करता है उससे पता करते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा. सेम वही रूल यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में भी अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नॉसिटर ए सोसाई, जहाँ पर हम शब्द की मीनिंग अगर क्लियर नहीं है, शब्द के कॉनोटेशन अगर क्लियर नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम उसका मतलब इस बात से फिगर आउट करेंगे कि वो किन शब्दों के साथ लिखा हुआ है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस मैगज़िम के एप्लीकेशन की नीड क्या हुई. तो इसकी नीड तब अराइज होती है जब व्हेन अ वर्ड और अ फ्रेज इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चनड वर्ड या फ्रेज है, जब हम उस कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, यानी हम उसका कॉनोटेशन जब समझना चाहते हैं, तभी हम इस पर्टिकुलर मैगज़िम का एप्लीकेशन करते हैं. नाउ दिस मैगज़िम could be paired up with another maxim which is a qua non-valient singular juna juvent, which states that a word which are ineffective when taken singly and becomes operative when taken conjointly. तो ये दोनों मैगज़िम को अगर हम साथ में मिलाते हैं तो हम नॉसिटर ए सोसाइज का फुलेस्ट तरीके से ऑपरेशन समझ सकते हैं. लॉर्ड मैकमिलन ने भी इस मैगज़िम के बारे में ये कहा था कि that it is a process by which we find out the meaning of the word via the company it keeps. यानी वो जिन शब्दों के साथ लिखा होगा हम उनसे कलर लेते हुए, उनसे रेफरेंस लेते हुए ही क्वेश्चनड टर्म या फ्रेज की मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे. नाउ देयर इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जो यूजुअली ग्रेजुएशन लेवल पे इंटरप्रिटेशन के पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स. वो होता है डिफरेंस बिटवीन नॉसिटर सोसाई एंड जस्डम जेनरस. जस्डम जेनरस के ऊपर लेक्चर हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो वो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं. नॉसिटर ए सोसाई और जस्डम जेनरस के बीच में डिफरेंस आखिर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉसिटर ए सोसाई मैगज़िम है, दैट इज़ इन अ वे मच
much broader in understanding if it comes into comparison with the jusdem generis, क्योंकि jusdem generis जो होता है उसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है. अब लिमिटेड स्कोप क्यों होता है? अगर आप jusdem generis ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप समझते होंगे कि jusdem generis के एप्लीकेशन के लिए एक क्लास का फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक कैटेगरी का प्रेजेंट होना किसी भी सेंटेंस के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ नॉसिटर ए सोसाई. अब हम नॉसिटर ए सोसाई को कुछ केस लॉज की मदद से समझने की कोशिश करेंगे. तो पहला केस है CIT वर्सेस भारती सेलुलर. CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. तो यहाँ पर IT एक्ट के सेक्शन 194 क्लॉज J के अंदर एक टर्म यूज़ हुआ है टेक्निकल सर्विसेज. तो यहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज की मतलब द मीनिंग ऑफ टेक्निकल सर्विसेज इज़ नॉट क्लियर. तो यहाँ पर नॉसिटर ए सोसाई का एप्लीकेशन किया गया और उसके आसपास जो शब्द लिखे गए थे उनसे उसकी मीनिंग को डिराइव करने की कोशिश की गई. तो उसके आसपास कौन से वो शब्द लिखे हुए थे? मैनेजरियल सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज. अब जो मैनेजरियल सर्विसेज होता है और कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है, इन दोनों में ही ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड. तो अकॉर्डिंगली टेक्निकल सर्विसेज का मतलब भी ये होना चाहिए कि ऐसा कोई भी सर्विस जिसमें ह्यूमन एलिमेंट आ रहा हो. पर यहाँ पर जो असेसी है वो इंटरकनेक्शन और पार्ट एक्सेस सर्विसेज रेंडर कर रहा है. तो चूँकि इसके द्वारा दी हुई सर्विसेज में कहीं भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसके द्वारा प्रोवाइडेड सर्विसेज को हम टेक्निकल सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं डालेंगे. नेक्स्ट इज द केस ऑफ फॉस्टर वर्सेस डिफ्यूज कैसॉन. इस केस के अंदर स्टैच्यूट ये बोलता है कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं दे मस्ट बी टेकन इनटू द माइन अंडर अ केयर और अ कैनिस्टर. लेकिन यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उन्होंने एक क्लॉथ बैग यूज़ किया एक्सप्लोजिव्स को कैरी करने के लिए. तो यहाँ पर नॉसिटर ए सोसाई को अप्लाई किया गया और ये होल्ड किया गया कि लेजिस्लेटिव इंटेंट जो है वो ये एक्चुअली ये थी कि एक्सप्लोजिव कैरी करने के लिए कंटेनर की स्ट्रेंथ ही कोई चीज़ को इस्तेमाल करना है. एंड अकॉर्डिंगली अ क्लॉथ बैग वुड नॉट फॉल अंडर द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन. नेक्स्ट इज द केस ऑफ प्रदीप अगरबत्ती केस. इस केस के अंदर जो टर्म है परफ्यूमरी अंडर द पंजाब सेल्स एक्ट, इसकी मीनिंग को समझने में एम्बिग्विटी आ रही है या कन्फ्यूजन है या इन क्वेश्चन है. तो इस एक्ट ने कुछ आर्टिकल्स को डिफ़ाइन किया है एज परफ्यूमरी, जहाँ पर ये सिर्फ कॉस्मेटिक और टॉयलेट गुड्स की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग स्प्रेज, बट इट डज नॉट इंक्लूड धूप एंड अगरबत्ती. द ओनली रीज़न इज़ परफ्यूमरी आप कहेंगे कि नॉसिटर ए सोसाई लगाते हुए हमें कॉस्मेटिक्स, स्प्रेज और टॉयलेट गुड्स के हिसाब से धूपबत्ती और अगरबत्ती को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए. बट देन व्हाट हैपेंड इन द केस कि यहाँ पर चूँकि जो स्केड्यूल है इस लेजिस्लेशन का, उसकी एंट्री नंबर 6 स्टेट्स कि यहाँ पर सिर्फ कॉस्मेटिक, टॉयलेट गुड्स और स्प्रे को ही हम परफ्यूमरी की तरह इस्तेमाल करेंगे. और इट कैटेगोरिकली एक्सक्लूडेड टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, कुमकुम एंड सोप, एंड हेंस इट कुड बी सेड दैट यहाँ पर धूपबत्ती और अगरबत्ती को परफ्यूमरी के कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा. The last case in line is Parsons Brinckerhoff India Private Limited versus Assistant DIT Income Tax. यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा था कि जो मॉडल और डिज़ाइन है इसके ऊपर भी रॉयल्टी क्लेम की जानी चाहिए, पर चूँकि यहाँ मॉडल और डिज़ाइन टर्म की मीनिंग वॉज नॉट क्लियर, इसलिए इसको समझने के लिए नॉसिटर ए सोसाई को अप्लाई किया गया और कहा गया चूँकि एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 9 क्लॉज 1 क्लॉज 6 में ऑफ IT एक्ट के अंदर जो सराउंडिंग टर्म्स हैं दे आर पेटेंट, इन्वेंशन एंड ट्रेडमार्क, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट बनाते हैं. एंड इसीलिए अगर हम इन शब्दों से इस शब्दों के एसोसिएशन से कलर लेते हैं तो बहुत क्लियरली मॉडल और डिज़ाइन को हम IP के अंदर नहीं फॉल कराएंगे और मॉडल एंड डिज़ाइन कैन नॉट बी कपल्ड विद दीज टर्म्स. नेक्स्ट इज़ व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैगज़ीन. तो पहला ये हो सकता है कि ड्राफ्टमेंट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होगी हर तरह की सिचुएशन को एंटिसिपेट करके प्रोविज़न बनाने की. दूसरा कि जो एक्ट है वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को सूट करने के लिए अडाप्ट कर सकता है. और
थर्ड इज़ किसी भी अनक्लियर और एम्बिगुअस शब्द को हम डेसिफर कर सकते हैं बहुत ईजिली बाय रेफरिंग टू इट्स कंपेनियन वर्ड्स, और लास्ट इज कि इट क्लोजेज द लूप होल्स इन एनी स्टैट्यूट. बट वॉट अबाउट द डिसएडवांटेजेस इट एडवांसेस. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें इस मैगजीन के अंदर, तो ये बहुत क्लियरली कॉन्ट्रवीन करता है सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को, क्योंकि ये जुडिशरी को एक तरीके से लॉ मेकिंग के पावर के साथ वेस्ट करता है. दूसरा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन द रिजल्ट ऑफ द केस. द थर्ड वन इज़ it creates judicial discretion which can, or you can said many a times, can be used arbitrarily. And the last is it may deviate from the true legislative intent. So that is all regarding the Noceter A Society. Thank you so much.